सुबह के 7 बजे जहां मौसम ठंडा ठंडा कूल कूल हो रहा था, वहीं घर में गाने की आवाज से सुनील का पारा गर्म हो जाता है। घर में फिल्मी गाने कौन गा रहा है? और कौन गाएगा? शिवम होगा, अपने नए एल्बम की तैयारी कर रहा होगा शायद। इस नालायक को कितनी बार कहा कि गाना बजाना बंद करके सरकारी नौकरी की तैयारी करे, और ये एल्बम की तैयारी कर रहा है। सुनील अपनी बेटी आयुषी से कहता है। आयुषी, शिवम को बुलाकर ला जल्दी। जी पापा। आयुषी शिवम के कमरे में जाती है। शिवम, शिवम तुझे पापा बुला रहे हैं। हो गया सत्यानाश, तुम चलो मैं आता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस बाकी रह गई है, पूरी करके आ रहा हूँ। शिवम तू क्यों पापा का गुस्सा और भड़काना चाहता है? वो पहले ही तेरे गाने बजाने से नाराज है, अभी आजा बाहर। शिवम उसी समय अपने कमरे से बाहर आता है। पापा आपने मुझे बुलाया? हाँ, बहुत मधुर आवाज है ना आपकी, जरा हमारे सामने बैठ कर गाइए, हम भी तो सुना है। जी पापा, मैं अभी गिटार लेकर आता हूँ। सुनील शिवम को डांटने लगता है। नालायक, गिटार लाने जा रहा है, सुबह से हमारे सिर पर गिटार बजा रहा है। तुझसे ये नहीं होता कि सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई कर लूं, सरकारी नौकरी के कौन कौन से फॉर्म निकले हैं उन्हें सर्च कर लूं, उनकी तैयारी करूं? नहीं भाई, लाट साहब तो गाना गा रहे हैं। देख, इस बैंड बाजे से कुछ नहीं होगा, शादियों में गाता फिरेगा। अपने बड़े भाई को देख, कुछ सीख उससे। उसने कितनी कड़ी मेहनत करके सरकारी नौकरी की परीक्षा निकाली और आज अच्छे पद पर है, अच्छी सैलरी और तमाम सुविधाएं उसे सरकार ने दी है। तुझे गाना गाकर क्या मिलेगा? लोगों के सामने कमर हिला हिलाकर ठुमके लगाकर गाने गाएगा, हमारी नाक कटवाएगा। उसी समय सुनील का बड़ा बेटा प्रभात, जो कि एक सरकारी अफसर था, वहां आता है और अपने छोटे भाई शिवम को 2-4 ताने वो भी जड़ देता है। शिवम, बड़ों की बात माना कर, तू जो सुबह सुबह उठकर पूरे मोहल्ले को अपना गाना सुनाता है ना, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, सब तेरी हंसी उड़ाएंगे। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के बारे में सोच। ये गिटार बजाकर गाना गा लेने से जिंदगी की जरूरतें नहीं पूरी होंगी, 2-4 लोगों की ताली और कमेंट से पेट नहीं चलता। मैंने तो पहले ही कहा था शिवम और आयुषी को हॉस्टल में डाल दो, वहीं रहकर दोनों सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। तुम भी कैसी बात करती हो मंजुला, हॉस्टल में रहकर तो ये दोनों और बिगड़ जाएंगे, अपनी मन मर्जी चलाएंगे, हमारे पैसे उड़ाएंगे और करना धरना तो कुछ है नहीं इनको। मंजुला अपने छोटे बेटे और बेटी को समझाती है। शिवम, आयुषी, तुम दोनों अपने भैया से पूछो, उन्होंने सरकारी नौकरी पाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, रात रात भर जाकर पढ़ता था बेचारा। अरे तुम दोनों भी प्रभात की तरह सरकारी अफसर बन जाओगे तो हमारा नाम रोशन होगा, हमें सुकून मिलेगा कि हम 4 लोगों से कह पाएंगे, भाई हमारे सारे बच्चे सरकारी अफसर बन गए, अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। आयुषी से तो उम्मीद ही मत करो, इससे तो बस फैशन करवा लो, चाहे जितने भी फैशन की चीजें हो, कौन सा नया फैशन अभी ट्रेंड में है, इसके अलावा इसे कुछ नहीं पता। दुनिया में क्या चल रहा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं। सुबह सुबह छोटे भाई बहन की अच्छी खासी क्लास लग जाती है, जो कि आए दिन की कहानी थी। दरअसल सुनील का बड़ा बेटा प्रभात एक सरकारी अफसर होता है। उसके छोटे भाई शिवम और छोटी बहन आयुषी पर भी उसकी तरह सरकारी परीक्षा निकालने का बहुत दबाव डाला जा रहा था। जबकि शिवम बहुत अच्छा गाना गाता था, उसकी एक एल्बम भी आ चुकी थी जो कि सुपरहिट हुई, और आयुषी को फैशन डिजाइनर बनने का शौक था, लेकिन घर में किसी को भी उसकी रुचि, उसके टैलेंट से कोई मतलब नहीं था। उन दोनों का टैलेंट घर वालों के लिए मिट्टी के बराबर था। वे हमेशा उन दोनों पर सरकारी पदाधिकारी बनने का प्रेशर डालते। एक तरफ जहां पूरा घर शिवम और आयुषी के पसंदीदा करियर को बेकार समझता था, वहीं दूसरी तरफ घर की बड़ी बहू रंजना अपने छोटे देवर और ननद दोनों की इस प्रतिभा को काफी अप्रिशिएट करती। सुबह सुबह इस माइंड ब्लोइंग फटकार को सुनने के बाद शिवम और आयुषी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और नाश्ते के टेबल पर भी बाहर नहीं आते। शिवम और आयुषी ने नाश्ता नहीं किया, लगता है दोनों का मूड ऑफ है। मैं उन्हें बिना कुछ खाए रहने नहीं दूंगी। रंजना सबसे पहले शिवम के लिए चाय और नाश्ता लेकर उसके कमरे में जाती है। शिवम, चलो नाश्ता कर लो। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। ऐसे नहीं बोलते, चलो जल्दी जल्दी खा लो, दिन के 11 बज गए हैं, नाश्ते का टाइम भी निकल चुका है। थैंक यू भाभी, आप नाश्ता लेकर मेरे कमरे में आई, लेकिन सच में मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। अरे मन कैसे नहीं है? खाओगे नहीं तो गाओगे कैसे? मैं जानती हूँ कुछ दिन के बाद तुम्हारा नया एल्बम शूट होने वाला है, उसके लिए खा पीकर तंदुरुस्त रहना जरूरी है। चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो। खा पीकर क्या करूंगा भाभी, जब गाना ही बंद हो गया? किसने कहा? तुम गाने की प्रैक्टिस जरूर करोगे। लेकिन कब? तुम्हारे भैया 9 बजे ऑफिस चले जाते हैं, पापा मम्मी नाश्ते के बाद कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं। 1-2 घंटे तो तुम्हें वक्त मिल ही जाएगा, उस समय कर लेना प्रैक्टिस। थैंक यू भाभी,
अब कितनी अच्छी हो, काश भैया भी आपके जैसे होते। हो जाएंगे, तुम देखना, बहुत जल्द तुम्हारे भैया और पापा मम्मी को भी तुम्हारे अंदर की इस टैलेंट की कद्र होगी। चलो तुम नाश्ता करो, मैं आयुषी के पास जा रही हूँ। ठीक है भाभी। नाश्ते की ट्रे लेकर रंजना अपनी ननद के कमरे में जाती है। मेरी गुड़िया क्यों नाराज है? नाराज नहीं हूँ भाभी, बस सोच रही हूँ, मैंने एक सपना देखा था, फैशन डिजाइनर बनने का सपना, पर जो शायद अब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर में तो सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले की ही इज्जत है और किसी की इज्जत ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है आयुषी, किसने कहा तुम्हारे काम की कोई इज्जत नहीं है? देखना, एक दिन तुम फैशन डिजाइनर बनकर रहोगी। चलो अब अपना मुंह खोलो और गर्मा गर्म पोहे खाओ। चलो चलो चलो, मुंह खोलो। रंजना आयुषी को अपने हाथों से पोहे खिलाती है। परिवार में एक रंजना ही थी जो अपने देवर और ननद के अंदर की प्रतिभा को समझती और उसे बढ़ावा देती थी, उनके बिगड़े हुए मूड की मरम्मत करती, वरना शिवम और आयुषी का पूरा दिन बस ताने सुनने में ही निकल जाता। कभी पिता के ताने, कभी भाई के ताने। घर में जब सुनील, मंजुला और प्रभात नहीं होते, तब शिवम अपने एल्बम की प्रैक्टिस करता और आयुषी अपने फैशन डिजाइनिंग की। ये सब घर वालों से छिप छिप कर हो रहा था और इसमें रंजना उन दोनों की मदद करती है। शिवम, आयुषी, पापा मम्मी बाहर गए, तुम्हारे भैया भी शाम 6 बजे से पहले नहीं आएंगे। चलो तुम दोनों अपनी अपनी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है भाभी। दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। ऐसा अक्सर ही हो रहा था, लेकिन एक दिन दोनों पकड़े जाते हैं जब प्रभात ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। घर की घंटी बजती है। घंटी की आवाज सुनते ही शिवम और आयुषी किताब लेकर बैठ जाते हैं। रंजना दरवाजा खोलती है। अरे आप इतनी जल्दी घर आ गए? आज ऑफिस में हाफ डे की छुट्टी हो गई थी। ये दोनों महान आत्माएं क्या कर रही है? कौन, शिवम और आयुषी? हाँ, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने बाहर गाने की आवाज सुनी है, शिवम गाना गा रहा था ना। ऐसा बोलते हुए प्रभात शिवम के कमरे में जाता है और उसे तानों की गीत माला ही सुना देता है। तू नहीं सुधरेगा, तुझे पापा ने इतना समझाया कि गाने बजाने में कुछ नहीं रखा, क्यों हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है? अगर तुझसे पढ़ाई लिखाई नहीं होती तो हमें बता दे, तुझे परचून की दुकान पर बिठा देंगे। तुझे 1000 बार बता दिया कि सरकारी नौकरी करनी है, इस घर में और कुछ नहीं चलेगा, लेकिन लगता है अकल से पैदल है तू, पैदल। घर में कोई नहीं है ये सोचकर तू गाना गाने बैठ गया था ना। अरे मेरी तरह सरकारी नौकरी पा कर तो देख। नहीं, तेरे बस की है ही नहीं, मैं भी किससे बोल रहा हूँ। उसी समय सुनील और मंजुला भी बाहर से आते हैं। क्या हुआ प्रभात बेटा? इस नालायक को समझा रहा हूँ पापा। उसे समझाना तो दीवार पर सर पटकने के बराबर है। मुझे तो लगता है उसे सरकारी नौकरी होगी भी नहीं, वो टपोरियों की तरह गाता फिरेगा बस, और हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसी तरह से आयुषी की भी क्लास लगती है। आयुषी, तेरे कमरे में ये कैंची, ये कपड़े क्या कर रहा है? तो कैंची से कपड़े नहीं काट रही है, अपना भविष्य काट रही है। एक काम कर, अपने बड़े भैया से रोज थोड़ा थोड़ा ट्यूशन लिया कर, तुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समझ में आएगा कि जिंदगी जीने के लिए पैसा कितना जरूरी होता है। एक बार तेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी पगली, तो लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। दोनों भाई बहन घर वालों की बातें सुनते हैं, काफी कोशिश भी करते हैं कि अपनी इस प्रतिभा को दबा दे, अपनी इच्छाओं का गला घोंट दे, लेकिन वो कहते ना, जब किसी चीज से आपको लगाव हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि वो चीज सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि आपकी जिंदगी है, तो उसे छोड़ा नहीं जा सकता। इसी तरह से शिवम गाना नहीं छोड़ सकता था और आयुषी फैशन डिजाइनिंग नहीं छोड़ सकती थी। शिवम और आयुषी पढ़ाई में मन लगाने लगते हैं, लेकिन अपना पैशन, अपनी लाइफ वो नहीं छोड़ते, जिस वजह से घर में उनकी इज्जत नहीं थी, यहाँ तक कि रिश्तेदारों के सामने भी उन्हें नीचा दिखाया जाता है। एक दिन घर में मंजुला का बड़ा भाई अपने परिवार के साथ आता है। शिवम और आयुषी दोनों मामा मामी के पास आते हैं। और शिवम बेटा, क्या चल रहा है? तुम्हारी MBA पूरी हो गई? जी मामा जी, पूरी हो गई। आगे क्या सोचा है? वो मामा जी, शिवम कुछ कहता है, इससे पहले सुनील बोल पड़ता है। अरे इससे क्या पूछ रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लग रहा है कि प्रभात की तरह ये भी सरकारी नौकरी में लग जाएगा? नहीं भाई, ये तो गाना गाएगा, एल्बम बनाएगा, दुनिया के सामने नाचेगा। सरकारी नौकरी इससे नहीं हो पाएगी। और सरकारी नौकरी मिलनी इतनी आसान नहीं है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। शिवम को तो पढ़ाई से ही एलर्जी है, इससे गाना गवा लो बस। शिवम, मामा मामी को एक गाना तो सुना दे। भैया, क्यों? गाना तो तू गा ही सकता है ना, कौन सा तुझसे जनरल नॉलेज के सवाल पूछ रहा है? शिवम गाना शुरू करता है, बीच में ही सुनील उसे टोक देता है। ओ भाई, बस कर दे, बस कर दे, हमें माफ कर, हमें अपना गाना मत सुना। शिवम को काफी बेइज्जती महसूस होती है। वो घर से बाहर चला जाता है और मेहमानों के जाने के बाद भी घर नहीं लौटता। ये शिवम कहाँ चला गया? अभी तक घर नहीं आया।
जाने दो उसे, तुम चिंता मत करो, आ जाएगा। कहाँ जाएगा? पापा ने बस थोड़ा सा सुना क्या दिया, मुंह फुलाकर चला गया। कब तक बाहर रहेगा? लेकिन रंजना का दिल नहीं मानता। वो शिवम को फोन करती है। शिवम, कहाँ हो तुम? बाहर हूँ भाभी। घर आ जाओ शिवम, सब परेशान हो रहे हैं। क्यों झूठ बोल रही हो भाभी? भला मेरे लिए कौन परेशान होगा? मेरे पास सरकारी नौकरी जो नहीं है। शिवम, तुम जल्दी घर आते हो या मैं तुम्हें लेने बाहर आऊं? आ रहा हूँ भाभी। थोड़ी देर के बाद शिवम घर आता है। आ गए लाट साहब। नाराज होकर तो ऐसे गए थे जैसे कलेक्टर बन गए हो। नहीं पापा, मेरी क्या औकात, मैं तो गवैया हूँ। अब जुबान लड़ा रहा है। सारे रिश्तेदार भी समझ गए कि मेरा छोटा बेटा और छोटी बेटी दोनों नालायक है, दोनों से कुछ नहीं होने वाला। अरे जाने दीजिए ना, आप क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? प्रभात ने तो हमारी इज्जत रख ली ना, अब इनके बस की कुछ करना नहीं है तो ना करें, अपना अपना खुद समझेंगे। एक दिन की बात है। भाभी, आज मेरा नया एल्बम शूट होने वाला है, मुझे वहां जाना है और आज सारा दिन लग जाएगा। ठीक है, तुम जाओ शिवा। लेकिन मम्मी पापा को क्या बोलूं? अरे मम्मी पापा से कह देना कि पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी जा रहे हो। ठीक है भाभी। शिवम ऐसा ही करता है और घर में झूठ बोलकर एल्बम की शूट पर चला जाता है। उसका एल्बम शूट होता है और कुछ दिन के बाद लॉन्च भी हो जाता है। इस बार उसका नया एल्बम पिछले वाले एल्बम से भी ज्यादा धमाल मचाता है। इधर आयुषी भी मम्मी पापा से छिप छिप कर फैशन डिजाइनिंग का काम शुरू कर देती है और एक फैशन ब्रांड उसे सिलेक्ट भी कर लेता है। दोनों भाई बहन सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे थे। घर वालों से ये बात आखिर कब तक छिप सकती थी? एक न एक दिन तो पता चलना ही था। एक दिन अपने मोबाइल फोन पे सुनील शिवम का नया एल्बम देख लेता है। वो मंजुला को दिखाता है। ये देखो अपने साहबजादे को। कौन है ये? अरे तुम्हारा लाडला शिवम, और कौन। हमारे मना करने के बावजूद इसने अपना दूसरा एल्बम लॉन्च कर दिया। इसकी अकल पर पत्थर पड़ गया है। पापा, मैं तो कहता हूँ इसका घर से निकलना बंद कर दो। घर में रहेगा तो पढ़ाई करेगा, इसके गिटार विटार सब अलमारी में बंद कर दो। सुनील शिवम को बुलाता है। शिवम, शिवम। जी पापा। क्या चाहता है तू? क्या हुआ पापा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, रे उसकी कुछ तो कद्र कर ले। तो फिर गाना गाने पहुंच गया। अरे तुम दोनों को देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम लोग सगे भाई हो। एक सरकारी नौकरी वाला और दूसरा गाना गाने वाला। और वो कहाँ है पापा की परी? आयुषी, जरा उसे तो बुलाओ। शिवम आयुषी को बुलाकर लाता है। आयुषी बेटा, तूने कौन कौन से सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरे? मम्मी वो बस मम्मी मम्मी करते रहना और कपड़े काटती रहना। मुझे पता है तूने किसी परीक्षा के फॉर्म नहीं भरे। बस बहुत हो गया, अब इसकी शादी करा दो, पढ़ाई तो इससे होगी नहीं। शिवम और आयुषी की अच्छे से रिमांड ली जा रही थी। तभी रंजना, जो कि चुपचाप सब कुछ सुन रही थी और कई दिनों से ये सब देख रही थी, उससे रहा नहीं जाता, अपने छोटे ननद और देवर के सपोर्ट में आगे आती है। शिवम और आयुषी, इस घर में किसी को भी तुम दोनों के टैलेंट की कद्र नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ हूँ। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई है, अपना नाम कमाया है। ये क्या कह रही है रंजना बहू? मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ। शिवम का नया एल्बम कितना हिट हो रहा है, आप लोगों को नहीं पता। इसे बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करने के ऑफर मिल रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि घर के बाहर के लोगों को शिवम की मेहनत और प्रतिभा दिख रही है और घर के लोगों को नहीं दिख रही। शिवम ने अपनी मेहनत से दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। भले ही वो आप लोगों के लिए कुछ ना हो, लेकिन दुनिया के सामने वो एक बहुत अच्छा कलाकार है। मम्मी जी, पापा जी, सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाला ही इज्जत का हकदार नहीं होता। हर वो इंसान इज्जत का हकदार है जिसने अपने अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को लाख कोशिशों के बावजूद उसे मरने नहीं दिया और दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। भले ही शिवम आप लोगों के लिए सिर्फ एक गवैया हो, लेकिन दुनिया के लिए वो एक ग्रेट म्यूजिशियन है। रंजना आयुषी की भी जमकर तारीफ करती है। मेरे दोनों छोटे ननद और देवर ने इतनी कम उम्र में बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया है। आयुषी की फैशन डिजाइनिंग को देखकर एक बड़े फैशन ब्रांड ने इसे हायर कर लिया है। इसे 1.5 लाख की सैलरी दे रहे हैं। ऐसे में अगर इन्हें हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और कोई इनका सपोर्ट करे या ना करे, मैं तो करूंगी। मैं हर कदम पर इनका साथ दूंगी, इनकी इच्छाओं को मरने नहीं दूंगी मैं। रंजना की बातें सुनकर प्रभात को भी होश आ जाता है। उसे लगता है अब तक वो अपने ही भाई बहन के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहा था। अब प्रभात भी शिवम और आयुषी के लिए आगे आता है। पापा, रंजना बिल्कुल सही कह रही है। अब मैं भी शिवम और आयुषी के साथ हूँ। ये दोनों जो चाहते हैं उन्हें करने में मैं इनकी मदद करूंगा। प्रभात बेटा, तू भी? हाँ पापा, जरूरी नहीं कि हर कोई सरकारी नौकरी ही करे, कोई कुछ और करके भी नाम कमा सकता है।
ठीक है, मेरे पास सरकारी नौकरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शिवम और आयुषी के सपनों को मरने दूं। इन्हें मेरी जरूरत है, इनके सपनों को उड़ान मिलनी ही चाहिए, और इस काम में मैं इनका हौसला बढ़ाऊंगा। प्रभात शिवम को अपने पास बुलाकर उसकी पीठ थपथपाता है और उसे गले लगाता है। उस दिन से रंजना और प्रभात दोनों शिवम और आयुषी के साथ हो जाते हैं, जिससे उन दोनों को बहुत हौसला मिलता है। अब तक उन्हें घर में जो ताने सुनने को मिल रहे थे वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। शिवम, तू रोज अपने गाने की प्रैक्टिस किया कर। लेकिन भैया पापा नाराज होंगे। अरे तू पापा को छोड़, वो सब मैं देख लूंगा। तेरी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए बस। और आयुषी, तू अपनी जॉब ज्वाइन कर ले। छोड़ ये किताबें, जाकर अपना सपना पूरा कर। मैं इस दिवाली तेरे डिजाइन किए हुए कपड़े ही पहनूंगा। सच भैया? और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब तक शिवम चोरी चुपके एल्बम बनाया करता था, लेकिन भाई और भाभी का सहयोग मिलने के बाद उसे ये काम छिप छिप के करने की जरूरत नहीं थी। उन दोनों को थोड़ा सा सहयोग मिलने भर की देरी थी। उन दोनों ने ऐसी उड़ान भरी कि अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार, दोस्त यार सब घर आकर सुनील और मंजुला को बधाइयां देने लगते हैं। बधाई हो दीदी, हमने टीवी पर शिवम का गाना देखा था। अपना शिवम तो बड़ा नाम रोशन कर रहा है। सुना है उसे फिल्मों में भी गाना गाने का मौका मिल रहा है। आयुषी भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के कपड़े डिजाइन कर रही है, काफी अच्छे पैसे मिल रहे होंगे उसे। हाँ भाई, दोनों बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने ही उन्हें पहचानने में भूल कर दी। अब सुनील को शिवम और आयुषी के साथ किए अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। तभी माहौल को हल्का करने के लिए रंजना मिठाई लेकर आती है। लीजिए, इसी बात पर आप सब अपना अपना मुंह मीठा कीजिए। सिर्फ मुंह मीठा करने से बात नहीं बनेगी, कुछ बड़ा होना चाहिए, पार्टी वार्टी होनी चाहिए। वैसे दोनों बच्चे हैं कहाँ? मामा जी, शिवम और आयुषी अपने काम पर गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। और हम लोग तो पार्टी भी रखेंगे। शिवम का एक और नया एल्बम आने वाला है, उसे आने दीजिए, फिर हम ग्रैंड पार्टी करेंगे। फिलहाल आप लोग खाना खाकर जाइएगा, खाना बन चुका है। रंजना मेहमानों को खाना खिलाती है। उनके जाने के बाद, देखा पापा, मेरी सरकारी नौकरी लगने के बाद जितने लोग हमें बधाइयां देने आए थे ना, उससे कहीं ज्यादा शिवम और आयुषी की तरक्की पर लोग हमें बधाइयां दे रहे हैं। घर से बाहर निकलते ही कॉलोनी की महिलाएं मुझसे शिवम और आयुषी की ही बातें करती हैं। कहती है, आपके दोनों बच्चे काफी होनहार है, आपका नाम रोशन कर दिया। मैं ही गलत था, उन्हें समझ नहीं पाया। मुझे लगता था पढ़ लिख कर सिर्फ सरकारी नौकरी करना ही जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य है, लेकिन नहीं। जिंदगी का असल लक्ष्य तो ये है कि जो आप चाहते हो उसे हासिल करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। सिर्फ आप नहीं पापा, मैंने भी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। अच्छा हुआ रंजना ने हमें हमारी गलती का एहसास दिला दिया। अब पूरा परिवार शिवम और आयुषी के साथ था। सबको समझ में आ चुका था कि जो इंसान जिस काम को अच्छी तरह से कर सकता है उसे वही करने दिया जाना चाहिए। जबरदस्ती किसी के माथे पर किसी चीज को थोपना या प्रेशर डालकर कोई काम करवाना उसके उज्जवल भविष्य को बिगाड़ सकता है। आज सीता निवास में अलग ही माहौल था। कारण आइए जानते हैं। रोटी नहीं, आज तो छोले भटूरे खाऊंगा। देख लो आंटी जी, रोटी का आटा गूंथ चुकी है भाभी, उसके बाद अंकल जी छोले भटूरे का बोल रहे। फिर आप मत बोलिएगा अपनी मर्जी से खाना बना लेती है मैं। अरे मैं क्यों बोलने लगे कुछ? ये इस घर के मालिक है, जो इनका मन करेगा खाएंगे। ऐसे भी आजकल इनकी खुशी 4 गुना हो रखी है। रिटायर होकर बच्चों के साथ वक्त जो बिताने वाले हैं। मुस्कुराती हुई रूपा रसोई में जाती है। फिर से मेनू चेंज हो गया भाभी, अंकल जी ने पराठे के लिए मना कर दिया, अब छोले भटूरे बनाने को बोला है। आजकल घर का माहौल और खास करके अंकल जी का मूड बड़ा खिला खिला से रहता है। देखकर लगता है संडे की भी छुट्टी छोड़ दो और इधर ही रहो। ऐसे भी घर जाते ही मेरा मर्द कलेश करता है, पूरे मूड का सत्यानाश कर देता है। बाहर हॉल में पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसी ठिठोली कर रहा था, तो यहाँ रूपा मुस्कुरा रही थी, पर नीति वो तो कहीं और ही खोई हुई थी। अरे भाभी, क्या कर रही हो? गूंथे हुए आटे में पानी डाले जा रही हो क्या? अरे वो नीति अपने आसपास देखती है। उसने 3 बार अलग अलग परात में आटा गूंथ कर रखा था और ये चौथी बार था। क्या बात है भाभी, सब ठीक तो है ना? किधर खोली है आप? चौथी बार आटा लगा रही है और इस बार तो आटे में सिर्फ पानी है। कुछ नहीं रूपा, वो मैं छोले की तैयारी करती हूँ, तू जाकर आटा लगा। छोले तो वैसे भी घर पर है नहीं। मेनका आज छोले कुलचे बनाने वाली है, उसने छोले जरूर भिगोए होंगे। मैं जाकर उसके यहाँ से लेकर आती हूँ। रसोई से बाहर निकलकर नीति जैसे ही हॉल में आती है, बाहर हो रही बातें उसका ध्यान खींच लेती है। इतने साल काम किया आपने सरकार के लिए,
और सरकार आपको क्या दे रही है? मात्र 80 लाख रुपए। 80 लाख में होता क्या है? अरे तो सिर्फ 80 लाख थोड़ी ना दे रहे हैं आपको, 2 बेटे हैं, एक बेटी है, एक प्यारी बहू है, ऊपर से मेरे 15-20 लाख की सेविंग है। पूरे पैसे मिलाकर 1 करोड़ आपके अकाउंट में डाल दूंगा, ठीक है? और फिर पेंशन भी तो आएगी हर महीने। मुझे तो कैसे भी करके एक फॉरेन ट्रिप करवा दो पापा, उसके बाद तो शादी हो जाएगी मेरी। भगवान करे सब अच्छा ही हो, वरना जब तक पेड़ में आम लगते हैं लोग तभी तक पेड़ के आजू बाजू रहते हैं। पत्ते फल झड़ जाते हैं और लोगों के लिए वो पेड़ भी सिर्फ जगह ऑक्यूपाई करने वाला एक सामान बन जाता है। नीति मेनका के घर भिगोए छोले लेने जाती है, जहां दोनों की बात होती है। 80 लाख भी कोई कम अमाउंट नहीं है, ऊपर से हर महीने 50,000 पेंशन की भी तो आएंगी। मैं तो बहन एक ही सजेशन दूंगी, कम से कम इस 80 लाख में से 30 लाख तू अपने नाम करवा ले। जिसके पास पैसे होते हैं ना, उसी की वैल्यू होती है। क्या यार मेनका, तू तो मेरी सास से भी 4 कदम आगे निकली। जिससे देखो उसे पैसे अपने नाम ही करवाने। पर मेरा मानना है कि सारे पैसे पापा जी के पास ही रहने चाहिए। एक बार बुढ़ापे में इंसान के हाथ से पैसे निकल जाए ना, फिर उसे कोई नहीं पूछता। वहां निशा सोच रही है उसके हाथ 1.5-2 लाख आ जाए। पुनीत फ्लैट लेना चाहता है और मम्मी जी को तो पापा सारे पैसे देने वाले हैं। और एक तू है जो छोले और चने में लगी हुई है। तेरे ससुर जी तेरी बात सबसे ज्यादा मानते हैं। एक बार 30 लाख रुपए अपने हिस्से में मांग ले, फिर देखना कैसे जीजू तेरे आगे पीछे घूमते हैं। यही जमाना है बहन, समझा कर। पैसे देकर जो मेरे आगे पीछे आए ना, ऐसे रिश्ते मुझे चाहिए ही नहीं। ऐसा होता तो मैं किसी बहुत ही पैसे वाले लड़की को देखकर शादी करती। मैं पैसे के आगे पीछे नहीं घूमती बहन। मुझे तो छोले दे, ज्ञान मत दे। 1 हफ्ते बाद महेंद्र के ऑफिस में उसकी रिटायरमेंट पार्टी थी। उसका पूरा परिवार उसके साथ उस पार्टी में शामिल हुआ था। हाथ में प्लेट लेकर महेंद्र खाना खा रहा होता है, तभी सीता गुस्सा करते हुए कहती है, ये आपके सर तो रिटायरमेंट के बाद भी ऑफिस में? ऐसी कोई सीटिंग नहीं हो सकती जिससे रिटायरमेंट के बाद आपको भी ऑफिस में रख ले? सरकारी में नहीं, टेम्पररी में ही सही, ऊपर से कुछ पैसे आ जाएंगे। अरे आप भी क्या, पुनीत की माँ, कितनी मुश्किल से तो आजादी मिली है। सुबह से रात तक की चाकरी की, अब बच्चे सेटल हो गए हैं। अपने बेटे की शादी में 3 दिन से ऊपर की छुट्टी नहीं मिली थी मुझे। अपने बच्चों की शादी के लिए छुट्टी मांगनी पड़े, ये कोई जीवन है? अब तो आराम से विवेक और निशा की शादी में झूम झूम कर नाचूंगा। इतना कमाया मैंने कि कोई दिक्कत नहीं होगी। बेचारा महेंद्र, उसे तो लग रहा था कि जैसे उसके रिटायरमेंट के बाद अपने घर पर रहना उसके लिए स्वर्ग जैसा होगा, और वह ऐसा महसूस भी कर रहा था। पर क्या सच में ऐसा होने वाला था? 1 महीने बाद। भैया चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। अभी चाय लेकर जाओ रूपा, मैं स्टॉक मार्केट काम में बिजी हूँ। मार्केट भी फेवर नहीं कर रहा। जिस जगह पैसे लगाओ उसी शेयर की वैल्यू डाउन हो जाती है। आपने भी तो इन्वेस्ट कर रखा है भैया, आपका क्या सीन है? मैं तो पूरे 1.5 लाख रुपए के नुकसान में चल रहा हूँ। अब तो लग रहा है ये शेयर मार्केट मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। नीति, जरा 1 कप कॉफी लाना तो। नीति कॉफी लेकर आती है। शेयर के तो पापा तगड़े खिलाड़ी हैं, एक बार जरा उनसे सलाह ले लो ना। उनके ऑफिस में तो कई लोगों को शेयर खेलना है, उन्होंने ही तो सिखाया है। नहीं, पापा को इस उम्र में क्या ही समझ में आएगा। किसी एजेंट से बात करता हूँ। बोल विवेक, कर लूं क्या? वो 2-4 शेयर्स बताएंगे और पैसे जो होंगे उसे आपस में दोनों हाफ बांट लेंगे। रोज की तरह रूपा ने पहले ही मेनू डिसाइड कर लिया था और घर की इकलौती बहुरानी खाने की तैयारी कर रही थी। और रूपा देवी, आज क्या खिला रही हो? आज तो उपमा बनने वाला है अंकल जी। उपमा खाने का तो मेरा मन नहीं है। अगर खिलाना ही है तो कुछ और खिलाओ। आज नाश्ते में टिकिया खाने का मन कर रहा है। आलू की टिक्की और रोटी कर दो। क्यों पुनीत की माँ? अरे आने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। आजकल देख रही हूँ मैं, तीनों वक्त आपको अलग अलग खाना चाहिए होता है। राशन मुफ्त में आता है क्या? अब जिस चीज की तैयारी पहले शुरू कर दी है वो खाना तो वेस्ट ही जाएगा ना। कोई जरूरत नहीं है। रूपा, जो बन रहा है वही टेबल पर लगवाओ। पर अंकल जी का मन टिकिया खाने का है तो। बुढ़ापे में सठिया गए तुम्हारे अंकल जी। इनकी बातें ना एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। कढ़ाई में अभी तक नीति ने सूजी डाली नहीं थी, क्योंकि उसे पता था उसके पापा जी फिर से मेन्यू चेंज कर देंगे। तभी रूपा रसोई में आती है। अभी तक उपमा नहीं बनाया ना भाभी, बाहर से भी इंतजार कर रहे हैं। तेरे थोबड़े को क्या हो गया? हाँ, वैसे तो जब भी पापा से बात करके आती हो हंसती हुई आती हो।
क्या बोला पापा जी ने? कहीं पाव भाजी बनाने के लिए तो नहीं बोल दिया? सब्जियां भी इतनी नहीं है। नहीं, वो आंटी जी बोल रही थी जो तुम लोगों ने सोचा है वही बनाओ, तो उपमा ही बनेगा। अंकल जी सठिया गए, उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देने का। हे भगवान, ये वो ना हो जो मैं सोच रही हूँ। उपमा तैयार हो चुका था और खाने को बाहर सर्व किया जाता है। अब इनके प्लेट में क्या उपमा दे रही है? इन्हें कहीं नहीं जाना, ये तो दिन भर यहीं बैठे। पहले पुनीत और विवेक की थाली परोस। पर हमेशा से अंकल जी को पहले में नाश्ता परोसती आई हो ना आंटी जी। तुम्हारी आंटी जी सही कह रही है रूपा। ये पकड़ विवेक, तू मेरी थाली ले ले। जल्दी से बेटा, तू पुनीत की थाली लगा दे, मैं अपनी थाली खुद लगा लूंगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। महेंद्र खुद उठकर सभी की प्लेट लगाने लगता है। तभी निशा कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है पापा। आपको याद है आपके रिटायरमेंट के वक्त मैंने कहा था कि एक फॉरेन ट्रिप करनी है मुझे। बाकी लड़के तो आप लोग देख ही रहे हो मेरे लिए, पता नहीं कब कौन सा लड़का जच जाए और मैं ससुराल की हो जाऊं। उसके पहले एक बार गर्ल्स ट्रिप पर जाना है। तेरा बाप तो सब कुछ तेरी माँ को देकर बैठा है बेटा, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है। तेरी माँ जो देती है उसी से खर्च चलता है मेरा। निशा की माँ, जरा 1.5 लाख रुपए दे दीजिए, निशा को विदेश घूमकर आ जाएगी। मैं क्यों दूं? निशा ने अपने पापा से पैसे मांगे तो उसके पापा देंगे पैसे। बड़ा मजाक करती है आप। मैं कहाँ से दूंगा? मेरे पास जो था तो मैंने आपको सब दे दिया। पेंशन भी कहाँ आती है मेरे हाथ। तो वो तो आपकी गलती है ना पापा। यहाँ देखिए बगल वाले पवन अंकल 75 साल के हो गए, आज तक गले पर बैठते हैं। बेटा क्या करता है? मटर गश्ती। और यहाँ देखिए, ना विवेक की शादी हुई है ना निशा की, और आप है कि फ्री होकर बैठ गए। ऐसे बैठकर खाने से तो खजाना भी खाली हो जाता है। हमारी तो तिजोरी फिर भी छोटी है, जिसमें ना बराबर पैसे है। मेरे ऑफिस के पास एक दुकान है, उसमें एक आदमी की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ आप वहां काम पकड़ लीजिए, बोले तो मैं बात करूं। अरे कहाँ की बात कहाँ चली गई? निशा कह रही थी उसे फॉरेन ट्रिप पर जाना है। बताओ मम्मी, तू डायरेक्ट मम्मी से इस बारे में बात करना निशा। लगता है मम्मी नाराज हो गई है। मालकिन मम्मी जी है तो बात मम्मी जी से करना चाहिए। वैसे उस लड़के का क्या हुआ जिसकी माँ से तुम पिछली रात बात कर रही थी? किस लड़के की माँ से आपकी बात हुई? आपने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं। अरे आपको क्या ही बताना रह गया। आप कौन सा अपनी बेटी को विदा कर देंगे? बेटी को विदा करने के पहले तो आप खुद घर पर आकर बैठ गए। कहाँ पहले 1.5 लाख रुपए आते दिखते थे और अब 50,000। इतने से क्या होता है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कैसे निशा की शादी होगी क्या पता। जैसे जैसे दिन बीते जा रहे थे, अपने ही घर में महेंद्र की इज्जत कुत्तों वाली होती जा रही थी। निशा के लिए लड़का फाइनल हो गया था, अब बाकी चीजें फाइनल हो रही थी। भाग दौड़ तो मम्मी देखो किसी से होने वाली है नहीं। मैं और भैया रहेंगे ऑफिस में, और पापा का शेड्यूल तो तुम जानती हो। दिन भर कभी लाइट रिपेयर करना, कभी टीवी। इसके अलावा तो उन्हें कुछ समझ में आता नहीं। कुछ इवेंट मैनेजर से बात हुई है। तुम बताओ इसमें से किसका काम अच्छा लग रहा है? जिसका सही रहेगा उसे फाइनल कर देंगे। तभी अपने एक हाथ में बाल्टी और दूसरे में पोछा लिए महेंद्र वहां आता है। अरे रिसोर्ट और इवेंट मैनेजर बुक हो रहे हैं। मुझसे पूछा होता तो मेरे पास कितने लोगों के कांटेक्ट है, 20 से 30% का डिस्काउंट करवा देता मैं। अब तो रहने दो पापा। ये बाल्टी और पोछे के बीच में आप आजकल के ट्रेंड को पूरी तरह से भूल चुके हैं। हम है ना, वी विल डिसाइड, डोंट वरी। एक सुबह हर रोज की तरह अपना झोला और छतरी लिए महेंद्र अपनी बहू के कमरे में जाता है। लगता है पुनीत नहाने गया है। तू बता बहू, सब्जी कौन कौन सी ले आऊं? पालक खाएगी? आप तो है ही, थैंक गॉड। मैं तो भूल ही गई थी, पापा जी कब से इनसे कह रही थी कि आते वक्त बताना रात को समोसे ले आइएगा, पर नहीं, इन्हें तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। इस घर में सिर्फ आप ही हैं जिससे मैं कुछ एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। सच बता रही हूँ, आप नहीं होते तो लगता है मैं बावली हो जाती। अच्छा पापा जी, मैंने ना लिस्ट बनाई है, राशन भी लगभग खत्म होने वाला है। राशन भी लाना है और सब्जी में पालक के साथ साथ भिंडी और बैंगन भी लाइएगा प्लीज। मेरी बहू ने बोल दिया और काम हो गया। एक बार ये सब करके आ जाता हूँ, फिर सभी के कमरे की चादर बदल दूंगा। चद्दर और पर्दे बड़े गंदे हो रखे हैं। तभी अपने बालों को पोंछता हुआ पुनीत बाथरूम से बाहर आता है। गीजर भी खराब हो गया है। मैं तो घर पर रहता नहीं पापा, आपको ध्यान रखना चाहिए ना, गीजर बनवाना होगा। रात से पता नहीं एसी को क्या हो गया, 20 के ऊपर टेम्परेचर जा ही नहीं रहा। महेंद्र सुबह सुबह अपनी बहू के लिए सब्जियां लेकर आता है। सभी कमरों के बेडशीट और पर्दे धोने के बाद पुनीत के कमरे की एसी बनाने चला जाता है। बनियान पहने चेयर पर चढ़कर महेंद्र अपना काम कर रहा होता है कि तभी सोसाइटी के 4-5 मर्द और कुछ औरतें वहां आती है।
बोर्ड की वोटिंग तो हो चुकी है, अब ये किस चीज का चुनाव चल रहा है अंकल जी? इस बार सोसाइटी की सेक्रेटरी हमारी मिसेस को ही बनाना है बेटा जी। अरे थम जाओ विनोद बाबू, महिला सबसे आगे, इसका ये मतलब नहीं कि मर्दों को भूल जाया जाए। भाभी जी तो पहले ही कई सारे संस्थाओं की प्रेसिडेंट बनकर बैठी है, एक बार सेक्रेटरी बनने का मौका मुझे भी मिलने दो। तो बस आज रात की मीटिंग में तुम सेक्रेटरी पद के लिए मेरा नाम आगे कर देना बेटा। सेक्रेटरी का चयन हो रहा है, इस बारे में हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। ऐसा है तो फिर पापा ही बनेंगे सेक्रेटरी। नीति जैसे ही ये कहती है सभी जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, और उनका हंसना भी जायज था। जिस मर्द की इज्जत उसके घर वाले नहीं करते, उसकी इज्जत बाहर वाले क्यों ही करने जाएंगे। एक मिनट, आप लोग जो ये हंस रहे हैं ना, इसे पता है क्या कहते हैं? अपना काम पूरा ना करना और फिर खुद पर हंसना। सोसाइटी में एक मीटिंग होने वाली है, इस बारे में हमें बताया ही नहीं गया, यानी कि आप लोग हमें सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं मानते। चलो ये भी अच्छा है, अब सोसाइटी मेंटेनेंस का जो चेक हमारी ओर से आता था ना, वो भी नहीं आएगा। और फिलहाल आप में से कोई सेक्रेटरी बना नहीं है, तो जो सेक्रेटरी है उसके सामने मैं इस बात को रखने वाली हूँ। आप लोग समझते क्या है खुद को? 65 साल के आदमी को, जो एक एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आप हंस रहे, उसका मजाक उड़ा रहे और कहते हैं मुझे सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए वोट दो। सीरियसली? नीति अपना फोन निकालती है और सभी का वीडियो बनाकर सोसाइटी के ग्रुप में डाल देती है विद अ कैप्शन, क्या हमारे सोसाइटी को ऐसे सेक्रेटरी चाहिए? वहां से जैसे सभी लोग बाहर निकलते हैं, नीति अपने पापा जी से कहती है, बहुत हो गया पापा जी, बहुत हो गया ना। आपकी बीवी इज्जत दे रही है ना बच्चे, और सोसाइटी वाला को तो हमने देख ही लिया। कल को रूपा आपको कुछ बोले उसके पहले आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए। जिस आदमी के हाथ खाली हो जाते ना बेटा, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। अब मेरा मन भी जरा टूट गया है, लगता है जैसे अब मुझसे किसी को प्यार ही नहीं था। जो लगाव था सभी को पैसों से ही था। मन लगा रहे इसलिए घर के काम करता रहता हूँ। अब सोसाइटी के सेक्रेटरी आप ही बनेंगे और पेंशन के पैसे अपने हाथ में ही रखेंगे। देखती हूँ मैं कैसे कोई अब आपकी इज्जत नहीं करता। शाम को सोसाइटी मीटिंग में नीति अपने ससुर के साथ पहुंचती है। अब सबसे आग्रह करूंगा कि वोट देकर मुझे ही सेक्रेटरी बनाए, ताकि आप उन लोगों का मजाक उड़ा सके। मेरा मतलब है आप पर तो हर वक्त काम का प्रेशर रहता है, घर आने के बाद भी कानों पर फोन लगाए रहते हैं आप। ऐसे में आप सोसाइटी का काम कैसे संभाल पाएंगे? और आंटी जी आपको अपना घर देखना होता है, अपनी बहू का कलेश देखना होता है, उसके बाद आप सोसाइटी को कहाँ वक्त दे पाएंगे? बाकी आप सभी लोग इन दोनों प्रत्याशियों का वीडियो तो देख ही चुके होंगे। अगर कोई इस वक्त इस पोस्ट के लिए बेस्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ पापा जी हैं। रिटायरमेंट के बाद से सोसाइटी में जब भी जरूरत पड़ी वहां सबसे पहले पापा जी खड़े रहे। सोसाइटी के बाकी मेल घर पर हो या ना हो, पापा जी अवेलेबल ही मिलेंगे। इतने साल अपने काम को ईमानदारी से दिया हो तो क्या सोसाइटी नहीं संभाल पाएंगे? और तालियों के साथ महेंद्र का चयन एज ए सेक्रेटरी हो जाता है। अगली सुबह वॉक करके लौटा विवेक बार बार बेल बजा रहा था, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। कब से बेल बजा रहा हूँ, किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। फोन कर रहा हूँ तो फोन भी नहीं उठा रहा। ये बेल कैसे बंद कर देते हैं सब? बेल किसी ने बंद नहीं किया विवेक, बेल खराब हो गया है। जाते वक्त किसी इलेक्ट्रिशियन को लेकर आना। कॉफी नहीं थी? न चाय बन पाएगी ना कॉफी। गैस को तो पता नहीं क्या हो गया है, ऑन ही नहीं हो रही। इस बर्नर को निकालकर बनवाने के लिए भी दे आना। अरे पापा है ना, उनको बोलो ना बेकार में इलेक्ट्रिशियन को बुलाया तो अच्छा खासा लिफाफा लग जाएगा। और इतने भारी गैस को निकालकर रिपेयर में देकर आना फिर लेकर आना, इतना कुछ नहीं होगा मुझसे। पापा को फुर्सत नहीं है, अब वो सोसाइटी के सेक्रेटरी है। और वैसे भी उनके हाथ के किए हुए काम की वैल्यू कहाँ थी इस घर में? 12,000 राशन में इतने पैसे कैसे लग गए? वो सब मुझे नहीं पता मम्मी जी, पापा जी ने तो कभी इन चीजों का हिसाब नहीं किया। अब जल्दी से पैसे दीजिए ना, राशन वाला सर पर नाच रहा है। मेरे नहीं तो अपने बेटों से दिलवाइए। जेब से पैसे निकालने हैं ये सुनते ही पुनीत और विवेक हाथ पीछे कर लेते हैं। सीता फोन उठाकर जैसे ही अपना अकाउंट देखती है तो इस बार के पेंशन के पैसे तो आए हुए नहीं थे। वो मैं बताना भूल गया था कि खाते में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो अभी कुछ महीनों तक पैसे आएंगे नहीं। वैसे भी मेरे 50,000 से होता ही क्या था। बच्चे अपना एक्स्ट्रा खर्च के लिए यूज करते थे, घर में राशन आता था, आपकी दवाई आती थी, सभी की गाड़ी में पेट्रोल आता था, और वो होता ही क्या था। वैसे भी नकारा का टैग तो आप माँ बेटे ने मुझ पर लगा ही दिया है। चलने दीजिए जैसे चल रहा है। महेंद्र ने अपनी बीवी के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे अपने पेंशन के पैसों को रुकवा दिया था और घर का काम करना भी बंद कर दिया था। इतने में ही हर तरफ हड़कंप मच जाता है और सभी को महेंद्र की वैल्यू समझ में आ जाती है।